कुछ ही देर में राजगुरु महल के दरबार में राजा विक्रम के सामने खड़े हुए थे। राजा विक्रम कांपते हुए होठों से सारी घटना राजगुरु को बताते हुए बोला। मुझे क्षमा कर दीजिए राजगुरु, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को बचा लीजिए। समस्या बहुत ही गंभीर है राजन, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। आपको उस सोने की हिरनी को तो अपने महल में लाना ही नहीं चाहिए था। मेरी मत मारी गई थी राजगुरु, मेरे दोनों सैनिकों ने ऐसा करने से मना किया था, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो एक सेब मंगाइए महाराज। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं राजगुरु? आपने बताया कि उस सुंदर कन्या ने श्राप में यह भी कहा था कि तुम किसी भी वस्तु को हाथ लगाओगे तो वह भी सोने की बन जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ क्या खाने पीने की वस्तुएं भी सोने की बनेंगी या नहीं। कुछ ही देर में एक सेब राजा विक्रम के सामने था। राजा विक्रम ने जैसे ही उस सेब को हाथ लगाया वह सोने का बन गया। यह देखकर राजगुरु गंभीर लहजे में राजा की ओर देखकर बोले। राजन, इसका मतलब यह है कि जब तक श्राप आपके ऊपर से हट नहीं जाता तब तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते, और अगर जल्द ही श्राप आपके ऊपर से नहीं हटा तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर लगे हुए श्राप को हटा दीजिए राजगुरु। इतना आसान नहीं है राजन। श्राप कैसे हटेगा यह तो वही बता सकता है जिसने आपको श्राप दिया है। लेकिन मुझे तो जिस सुंदर कन्या ने श्राप दिया है वह तो सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो चुकी है। चिंता मत करो, मैं उस मूर्ति के सामने एक छोटा सा यज्ञ करूंगा और उस मूर्ति को कुछ समय के लिए मैं जीवित करके श्राप को खत्म करने का उपाय पूछ सकता हूं। अगली सुबह राजगुरु उस सोने की मूर्ति के सामने यज्ञ करने के लिए बैठ गए। जैसे ही लकड़ियों का धुआं सोने की मूर्ति पर पड़ा, अचानक वह सुंदर कन्या इंसानी शरीर में आ गई। राजगुरु उस सुंदर कन्या की ओर देखकर बोले। तुम सिर्फ कुछ समय के लिए ही जीवित हुई हो कन्या। मुझे बताओ, राजा विक्रम के ऊपर लगा हुआ श्राप कैसे खत्म हो सकता है और तुम्हें कैसे सही किया जा सकता है? राजा विक्रम और उसके परिवार के ऊपर मेरे श्राप को केवल वही पुरुष समाप्त कर सकता है जो किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करता हो। उस पुरुष को श्राप खत्म करने के लिए उस विचित्र दुनिया में जाना होगा जिस विचित्र दुनिया की मैं वासी हूँ। मुझे खुलकर बताओ सुंदर कन्या, ना तो तुम्हारे पास ज्यादा समय है और ना ही राजा विक्रम के पास ज्यादा समय है। मैं जिस जंगल के जिस वृक्ष के नीचे राजा विक्रम को मिली थी उस वृक्ष में एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। वो द्वार केवल प्रातः काल के समय ही कुछ क्षण के लिए ही खुलता है। उस पुरुष को उस द्वार के अंदर प्रवेश करना होगा। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही वह अपने आप को एक विचित्र दुनिया में पाएगा। उस विचित्र दुनिया के अंदर जगोरा नाम के एक जादूगर का आतंक है। उस जादूगर के पास सोने के पेड़ के पत्ते रखे हुए हैं जो कि जादुई और शक्तिशाली पत्ते हैं। उस पुरुष को किसी भी प्रकार से एक सोने का पत्ता हासिल करना होगा। जैसे ही वह पुरुष उस पत्ते को हाथ लगाएगा वह इस दुनिया में आ जाएगा। उस सोने के पेड़ के पत्ते को मेरे शरीर से स्पर्श करते ही श्राप हट जाएगा और मैं भी सही हो जाऊंगी। इतना कहते ही वह सुंदर कन्या
फिर से सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। राजगुरु राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, हमें उस पुरुष को ढूंढना होगा राजन, जो किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करता हो। लेकिन राजगुरु, ऐसे पुरुष को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। यह तो आप ही बता सकते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करता हो। मुझे सोचने का समय चाहिए राजन। इतना बोलकर राजगुरु वहां से उठकर सीधे दरबार में आकर खड़े हो गए। राजा विक्रम भी उनके पीछे पीछे आ गया। तभी राजगुरु राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, एक पुरुष है राजन, जो एक स्त्री से सच्चा प्रेम करता है। कौन है वह पुरुष? उस पुरुष का नाम राजकुमार अशोक है, जो आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा से सच्चा प्रेम करता है। अगर वह राजकुमारी सुलेखा को बचाने के लिए उस विचित्र दुनिया में जाने की हामी भर देता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वह वाकई मेरी पुत्री से सच्चा प्रेम करता है। तो फिर देर मत कीजिए राजन, तुरंत राजकुमार अशोक को यहाँ पर बुला लीजिए। राजा विक्रम ने उसी रात राजकुमार अशोक को अपने राजमहल में बुलवा लिया। राजकुमार अशोक आश्चर्य से राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ महाराज कि आपको पता है कि मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूँ। लगता है आपने मुझे सजा देने के लिए यहाँ पर बुलवाया है। नहीं अशोक, बल्कि मैंने तुम्हें मदद के लिए यहाँ पर बुलवाया है। इतना बोलकर राजा विक्रम राजकुमार अशोक को सारी घटना बताते हुए बोला, अशोक, केवल तुम ही हो जो मुझे, मेरी पत्नी और मेरी पुत्री को श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। मैं राजकुमारी सुलेखा के लिए विचित्र दुनिया तो क्या, किसी भी दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर देर मत कीजिए राजकुमार अशोक, प्रातः काल प्रारंभ होने वाला है। राजा विक्रम उसी समय राजकुमार अशोक और राजगुरु को जंगल के उस स्थान पर ले गया जहां पर उसे सोने की हिरनी दिखाई दी थी। राजा विक्रम राजगुरु की ओर देखकर बोला, राजगुरु, उस घने वृक्ष के नीचे मुझे सोने की हिरनी दिखाई दी थी। राजा विक्रम ने इतना कहा था, अचानक घने वृक्ष के अंदर एक लाल रंग का गोलाकार का द्वार बन गया। राजगुरु राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोले, लगता है यही विचित्र दुनिया में जाने का जादुई द्वार है। इससे पहले ये द्वार बंद हो जाए, तुम अभी इसी समय इस द्वार के अंदर प्रवेश कर जाओ। राजकुमार अशोक बगैर देरी किए हुए उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। अगले ही पल उसने अपने आप को एक घने जंगल में स्थित एक तालाब के किनारे पाया। उस तालाब के पानी का रंग सुनहरा था। राजकुमार अशोक आश्चर्य से चारों ओर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक सुंदर स्त्री की आवाज टकराई, कौन हो तुम? तुम इस विचित्र दुनिया के तो नहीं लगते। राजकुमार अशोक ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी जो उसे घूर रही थी। तुमने सही कहा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। वो सुंदर स्त्री प्रसन्न होते हुए राजकुमार से बोली, क्या तुम मनुष्य हो? हाँ, मैं मनुष्य हूँ। तो इसका मतलब तुम आ ही गए। इस विचित्र दुनिया का तुम्हारा कब से इंतजार था? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जरूर जादूगर जगोरा की तलाश में आए हो। उस सुंदर स्त्री के मुंह से यह वाक्य सुनकर राजकुमार अशोक पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम्हें कैसे पता? बरसों से हमारी इस विचित्र दुनिया में
पीढ़ी दर पीढ़ी यह भविष्यवाणी सुनाई जा रही है कि कोई सुंदर राजकुमार जो कि एक मनुष्य होगा हमें जादूगर जगोरा के चंगुल से आजाद कराएगा। वह राजकुमार पृथ्वी लोक से यहाँ पर आएगा। तभी एक अजीब सी आवाज से वह जंगल थर्रा उठा। यह कैसी आवाज थी? ये जादूगर जगोरा की तंत्र शक्तियों की आवाज थी। तुम्हें जादूगर जगोरा यहाँ से कुछ दूर एक खंडहर के अंदर मिलेगा जो हमेशा तंत्र क्रिया में लीन रहता है। तुम्हें किसी भी कीमत पर उसके पास से वह सोने के जादुई पत्ते हासिल करने होंगे। आखिर उन सोने के पत्तों में ऐसा क्या है? क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसा कोई वीर नहीं जो उन पत्तों को हासिल कर सके? वह पत्ते जादुई हैं राजकुमार। उन पत्तों में जादुई विचित्र दुनिया की आत्मा बसती है और जब तक इस विचित्र दुनिया की आत्मा उस जादूगर जगोरा के कब्जे में है तब तक इस विचित्र दुनिया का कोई भी पुरुष या स्त्री उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उससे कोई टक्कर ले सकता है तो वह सिर्फ मनुष्य। इतना बोलकर सुंदर स्त्री वहां से गायब हो गई। राजकुमार अशोक स्त्री की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक खंडहर के सामने खड़ा हुआ था। लगता है यही वह खंडहर है जिसके बारे में वह सुंदर स्त्री बता रही थी। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। राजकुमार अशोक तुरंत उस खंडहर के अंदर चला गया। राजकुमार अशोक ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आंखें बंद किए हुए काले वस्त्र पहनकर मंत्र पढ़ रहा था और ठीक उसके बगल में सोने के पेड़ के पत्ते रखे हुए थे जो कि सुनहरे रंग की किरणों से जगमगा रहे थे। अचानक वह व्यक्ति आंखें खोलकर राजकुमार अशोक की ओर देखकर चौंकता हुआ बोला, कौन हो तुम? पहले तुम बताओ, क्या तुम ही जादूगर जगोरा हो? हाँ, मेरा ही नाम जादूगर जगोरा है। यहाँ से चले जाओ मूर्ख मनुष्य, नहीं तो मारे जाओगे। मुझे वो जादुई सोने के पत्ते सीधी तरह से दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। राजकुमार अशोक की बात सुनकर जादूगर जगोरा उठकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम जादुई सोने के पत्ते इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते। जादूगर जगोरा ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमार अशोक ने अपनी तलवार निकाल ली और बेहद फुर्ती से उसके ऊपर वार कर दिया। जादूगर जगोरा एक ही वार में ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वही सुंदर स्त्री वहां पर आ गई और खुश होते हुए राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोली, एक बात समझ में नहीं आई, जादूगर जगोरा तो एक ही वार में ढेर हो गया। मुझे तो लगा था कि जादूगर से लड़ना बहुत ही मुश्किल काम होगा। असल में इस रहस्य को सिर्फ विचित्र दुनिया के वासी जानते थे कि जादूगर जगोरा को केवल एक मनुष्य ही मार सकता है, क्योंकि जादूगर जगोरा भी एक मनुष्य ही था जिसने अपनी जादू की शक्ति से इस विचित्र दुनिया में आकर हम सबको अपना गुलाम बना लिया था। मगर वह यह नहीं जानता था कि उसकी ही दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर सीधे उस पर वार कर देगा तो वह उसी समय मर जाएगा। मुझे केवल एक सोने का पत्ता चाहिए। सुंदर स्त्री ने एक सोने का पत्ता राजकुमार अशोक के हाथ में पकड़ा दिया। अचानक राजकुमार अशोक ने स्वयं को अपनी दुनिया में उसी पेड़ के पास पाया जहां पर राजगुरु और राजा विक्रम खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब देर मत करो राजकुमार, चलो महल चलते हैं। कुछ ही देर में राजकुमार अशोक राजगुरु और राजा विक्रम के साथ
महल के उस स्थान पर खड़ा हुआ था जहां पर सुंदर कन्या सोने की मूर्ति बनी हुई खड़ी थी। राजकुमार अशोक ने जैसे ही वह जादुई पत्ता सोने की मूर्ति पर स्पर्श किया, अचानक वह जादुई सोने का पत्ता गायब हो गया और सुंदर कन्या अपने असली रूप में आ गई। वह जादुई पत्ता कहाँ गया? वह जादुई पत्ता विचित्र दुनिया का था, जो विचित्र दुनिया में ही चला गया। इतना बोलकर सुंदर कन्या राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, मुझे क्षमा कर दो राजन। क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। नहीं, आपने मुझे कोई किसी भी गलत इरादे से नहीं छुआ था, बल्कि यह सब तो मेरी योजना का हिस्सा था। यह सुनकर राजगुरु और राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़े। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। बरसों से हमारी दुनिया में जादूगर जगोरा ने आतंक उठा रखा था और हम अपने बाप दादाओं से यही भविष्यवाणी सुनते आ रहे थे कि कोई तो मनुष्य हमारी दुनिया में आएगा जादूगर का अंत करने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे स्वयं पृथ्वी पर जाना चाहिए और एक योजना बनाकर किसी मनुष्य को अपनी विचित्र दुनिया में लाना चाहिए। उसी योजना के तहत मैं एक सुंदर सोने की हिरनी का रूप लेकर वहां पर खड़ी हुई थी। जब राजा विक्रम ने मुझे स्पर्श किया, तब मैंने मजबूरी में राजा विक्रम को इस तरह का श्राप दिया ताकि वह किसी ऐसे मनुष्य को तलाशे जो विचित्र दुनिया में जा सके, और ऐसा ही हुआ। इतना बोलकर वो सुंदर कन्या वहां से गायब हो गई। राजा विक्रम ने कुछ समय बाद अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा का विवाह राजकुमार अशोक से धूमधाम से करा दिया और राजा विक्रम उस दिन से सुधर गया और वो क्रूर से दयालु राजा बन गया।